सर अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है सर? जी जी आ रही है जी। अच्छा जी, वेलकम बैक। तो हम अच्छा। लोगों ने प्रेजेंटेशन को मैंने मैंने आपको ब्रीफ दे दी दोनों की। तो अब आपके कोई सवाल हैं तो प्लीज़ बताइए। Assalamualaikum sir, this is Javed here. जी जावेद साहब। सर ये जो रिसर्च टॉपिक है, जी जी। uh, इसको कैन वी assume it as a mini project which is supposed to be completed within the term when it will be ending up as an end term project. अच्छा, इसको मैं तो ये आप में से जो लोग थीसिस करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको एमएस की थीसिस की तरह लेके चलें। इसका एक मिनी अच्छा। वर्जन इसी सब्जेक्ट में कंप्लीट हो जाएगा। और फिर मजीद जो डिटेल्स होंगी जब आप थीसिस कर रहे होंगे तो अपने सुपरवाइजर के साथ इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो प्रोजेक्ट की तरह चलें, जैसे आपकी मर्जी है। क्योंकि सर इसमें फिर हम अच्छा। उसको उसके जो डिफरेंट स्टेजेस होंगी, लेट्स से हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन द स्टेज विच इज सपोज टू बी मीटिंग योर्स रिक्वायरमेंट फॉर दिस टर्म, एंड व्हाट क्वांटम वी आर गोइंग टू टेक इट फॉर द एमएस द नेक्स्ट लेवल्स फॉर और एमएस थीसिस। तो इसको कैसे फिर हम डिफाइन करेंगे, बाउंड्रीज कैसे ड्रॉ करेंगे कि ये अच्छा हम देखिए, पार्ट जो 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 एक्चुअली बहुत सारे काम ऐसे होते हैं ना जो टेबल पे बैठ के करने होते हैं, और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो एक्चुअली फील्ड में जाके करने होते हैं ना। तो थीसिस में भी और प्रोजेक्ट में भी। राइट तो वो सर। जो टेबल वाले काम होते हैं ना, उनको स्पीड अप किया जा सकता है बड़ी आसानी से, वो कोई बड़ी बात नहीं होती। जो ऐसी चीज होती है जो राइट सर। जो प्रोबेबली आगे निकल सकती है, वो सिर्फ डेटा कलेक्शन होती है। यानी आपने 400 लोगों का डेटा इकट्ठा करना नहीं कर पाएंगे हो सकता है इस सब्जेक्ट में, लेकिन कम से कम 15-20 का कर पाएंगे। तो उसका एक मिनी वर्जन कह राइट। लें कि आप पूरा कर लेंगे बड़े आराम से। और जैसा फिर अब आप थीसिस शुरू करेंगे, आपका सुपरवाइजर कहेगा नहीं, ये 20-25 लोग काफी नहीं है, इसको 50, 150, 200 तक लेके जाओ। तो वो आप उस वक्त कर सकते हैं फिर। लेकिन सर लेट्स से ये हम प्रोजेक्ट आपके साथ मतलब कर रहे होंगे, लेट्स से अब हम अपना एमएस थीसिस का जो है वो प्रोजेक्ट सुपरवाइजर ही हमारा चेंज हो जाता है ड्यू टू एनी रीजन। तो फिर वी हैव टू गो राइट फ्रॉम द स्टार्ट टू ब्रीफ हिम एंड कन्विंस हिम दैट वी हैव गॉन टू दिस एक्सटेंट एंड दिस इज व्हाट लॉजिकली वी आर अप्रोचिंग यू एंड देन द नेक्स्ट फेज वी आर गोइंग टू कंप्लीट विद यू। तो क्या हाँ, नॉर्मली इसमें कोई ऐसी लोग सुपरवाइजर जो है नॉर्मली खुश होते हैं इस चीज पे ना, कि उसने जो काम करना है, वो किसी ने अगर 60% पहले ही करा दिया तो उसकी जिंदगी अच्छा। आसान हो जाएगी, जाहिर है, व्हाई नॉट। ठीक ठीक सर, ठीक, क्लियर सर। अच्छा, सेकेंडली सर एक और क्वेश्चन है, सॉरी। जी सर। ये जो सर अभी जो आपने स्लाइड्स प्रेजेंटेशन में दिखाई हैं, आई जी थिंक ये खासी यानी ऑब्जेक्टिव हैं, और इसको बड़ा यानी एक सिंप्लीफाइड वे में और बड़े इख्तिसार के साथ जो है वो जो मीनिंगफुल हैं। तो क्या इसको भी आप हमारे लिए अपलोड कर देंगे या ग्रुप में? हाँ बिल्कुल, मैं कर देता हूँ, अभी इसके बाद कर देता हूँ। जी जी, बेहतर सर, थैंक यू सर। अच्छा। सर मुजफ्फर दिस साइड। जी जी मुजफ्फर। अच्छा सर, इस तरह है, मैं आपसे दो तीन चीजें वेरीफाई करना चाह रहा हूँ। मेरा इनफैक्ट केस थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अ, मेरी चल रही है, ये पीपीएचडी चल रही है। ठीक है सर। और एमएस में ना सर, ऑलरेडी मैंने ये लास्ट टाइम ना, तो ठीक। ये अभी मतलब कि पहले पढ़ाया तो उन्होंने डॉक्टर उमर, ये जो पीटीसीएल से जो अ, जी जिनका जी ताल्लुक है। जी जी। तो अभी ये है कि मैं मतलब कि सेकंड टाइम पढ़ रहा हूँ, बट डेफिनेटली जो कोर्स कंटेंट उन्होंने पढ़ाया था वो डिफरेंट था, आप जो पढ़ा रहे हैं वो डिफरेंट है। तो अच्छा, ऐसे मैं तो आपसे क्लैरिटी लेना चाह रहा हूँ। इनफैक्ट मैंने 3 सब्जेक्ट्स तो मेरे क्वालिफाई हो गए हैं, ये मेरा ये सेकंड सेमेस्टर है। ठीक। फर्दर 3 सब्जेक्ट पढ़े थे मैंने। और एज पर एचईसी पॉलिसी, within 2 years of enrollment in PhD program, थीसिस का डिफेंस करना है सर, लाजमी। जी तो जी। उसको अगर बैकवर्ड चलूँ ना सर, तो फर्स्ट ईयर जो है उसमें कोर्स वर्क इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। थीसिस इसमें के एक टॉपिक सेमेस्टर का गुजर। डिफेंस करना होता है, टॉपिक का ना।
सर जी जी तो अब इस तरह है सर कि मुझे जरा ये क्लियर करेंगे एक, मतलब इंस्टेंट के मैं जो MS मैंने थीसिस की थी उसी को मेरा प्लान है इंशाल्लाह, उस पे बेसिकली वो अभी तक मैंने वो रिसर्च पेपर में कन्वर्ट नहीं किया उसको, या जो MS थीसिस थी ना सर मेरी जी लास्ट जी टाइम, जी जी अगर मतलब इज इट पॉसिबल कि मैं उसी को जो है ना रिसर्च पेपर में कन्वर्ट करके एज ए प्रोजेक्ट पकड़ लूं? ये मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा, मुझे तो फ्रैंकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मेरा तो एक कुछ लर्निंग के स्टेप्स हैं जिससे मैं आप लोगों को गुजारना चाहता हूँ, तो आप जो मर्जी टॉपिक लें, आई डोंट माइंड। सर अच्छा, दूसरा सर ये रिगार्डिंग जो रिगार्डिंग लेक्चर, ये मैं दो तीन चीजें क्लैरिफाई करना चाह रहा था। एक तो ये हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं, बट मैं एक फोरम पे बैठा हुआ था तो वो वहाँ बात डिस्कशन चल रही थी कि जी के जनरली मिक्सचर होता है, हम लोग मतलब मिक्स्ड मेथड्स अप्रोच की तरफ जा रहे होते हैं। तो अब आई डोंट नो, मतलब थोड़ा सा क्लियर करेंगे मतलब व्हाट इज द बाउंड्री यहाँ पे हम मतलब क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव का मिक्सचर हम बना लेते हैं, मिक्स्ड मेथड रिसर्च की तरफ अच्छा, जाते हैं। मैंने ये टाइप्स बताते हुए सबसे पहले स्लाइड पे ना ये बात की थी कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एक्सट्रीम्स हैं और एक्चुअल चीज़ कहीं बीच में होती है सब में। यानी क्वालिटेटिव को आप स्ट्रिक्टली डिफाइन करते हैं तो वो एक एक्सट्रीम आ जाती है, क्वांटिटेटिव को स्ट्रिक्टली डिफाइन करते हैं तो एक और एक्सट्रीम आ जाती है। एक्चुअली जो आप काम कर रहे होते हैं उसके बीच में कहीं होता है, दोनों दोनों चीज़ें देख रहे होते हैं आप। अब ये मिक्स मेथड जो है ना, ये एक स्पेसिफिक टर्म है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के बीच में कहीं आ गए। मिक्स मेथड का मतलब ये होता है कि आपके पास रिसर्च क्वेश्चंस मल्टीपल होते हैं। ठीक है जी। तो आप किसी रिसर्च क्वेश्चन को क्वालिटेटिवली जवाब दे रहे होते हैं, किसी को क्वांटिटेटिवली। इसको मिक्स्ड मेथड कहते हैं प्रैक्टिकल रिसर्च में। तो वो आप आपका केस जो है वो कहीं राइट आप सर। स्पेसिफिकली मुझे बताएंगे तो मैं आपको मजीद उस पर कमेंट कर दूंगा। नहीं नहीं सर, आपने ये बड़ा भी बहुत वजह से क्लैरिफाई कर दिया है कि रिसर्च क्वेश्चंस में कुछ क्वालिटेटिव होते हैं, कुछ क्वांटिटेटिव। ठीक, बिल्कुल आपने वजाहत कर दी है। दूसरा मेरे जहन में इसी तरह जिस वक्त हम इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच की बात करते हैं ना, तो फिर जी मेरे जहन में ये आ रहा था ठीक है, मतलब कि टॉपिक, मतलब जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो कई चीजें हैं जो कि डिडक्टिव चल रही होती हैं, कई इंडक्टिव भी चल रही होती हैं, साइमल्टेनियसली बिल्कुल, चल रही होती हैं साथ। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही बिल्कुल है ऐसे ही सर। है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। सर अच्छा, तीसरा मुझे डाउट ये था कि ये जो हम फैक्टर्स एनालिसिस की जो बात कर रहे थे सर, जी जी ये स्टैटिस्टिकल मेथड्स की स्लाइड थी ना सर, एनोवा मनोवा काई स्क्वायर, जी और जी उसी जी में फैक्टर्स एनालिसिस थी। जी अभी हम फैक्टर्स एनालिसिस की फर्दर टाइप्स जाते हैं तो वो एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस भी आ जाती है, वो CFA भी आ जाती है, कंफर्मेटरी। तो जी। ये जरा मुझे सर बताएं कि इसको हम कैसे वो आइडेंटिफाई करेंगे कि जी कि हमने अपनी रिसर्च में ये EFA लगाना है या CFA लगाना है, ये इसमें मैं अच्छा फंसा अच्छा, हुआ हूँ देखिए सर। ये हमारा ना टॉपिक नंबर 6 है, इसको हम काफ़ी डिटेल में देखेंगे, लेकिन चूंकि आपका सवाल है मैं क्विकली आपको 2 मिनट में इसका जवाब दे देता हूँ। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि कोई भी वेरिएबल ऑफ कंसर्न होता है ना, उसके पीछे एक बहुत कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ वेरिएबल्स चल रहा होता है जिसकी वजह से वो आउटकम निकल रही होती है। तो वो किसी केस में वो सैकड़ों तक चला जाता है। यानी आप शुरू करते हैं PhD टॉपिक्स में स्पेशली ऐसा होता है, तो आपको पता लगता है कि कुछ 250 वेरिएबल्स हैं जो इम्पैक्ट कर रहे हैं मेरे आउटकम ऑफ कंसर्न को। तो इतने बड़े नंबर को छोटे नंबर पे लाने के लिए, यानी 10 12 15 तक लाने के लिए जो हम टेक्निक इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस। यानी बहुत बड़े नंबर को मैनेजेबल नंबर में लेके आने को एक्सप्लोरेटरी कहते हैं। और जब वो आपके पास आ जाते हैं तो उसके बाद का जो एनालिसिस होता है उसको कंफर्मेटरी कहते हैं। यानी थोड़े नंबर को एनालाइज करने को कंफर्मेटरी कहते हैं। बहुत बड़े नंबर को जो मैनेजेबल नहीं होता उसको मैनेजेबल नंबर तक लाने के लिए एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस होता है। राइट सर, थैंक तो जी, किसी और का कोई सवाल है जी? सर, कामरान सलाबत नाजिर सर, जी जस्ट जी वन क्लैरिफिकेशन और उसके बाद एक और है छोटा सा। जी, श्योर अच्छा सर, श्योर। मैं जो इस लेक्चर को अंडरस्टैंड कर पाया हूँ कि ये लेक्चर जो है बेसिकली जब हम अपना रिसर्च की तरफ जाते हैं तो
ये बेसिकली एक क्वेश्चनर है जो कि आपसे पूछा जा सकता है उस पूरे के अंदर कि आपका पर्पस क्या है, आपका लॉजिक, आउटकम, या आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर आपने टूल, टेक्निक या मेथड या और कोई प्रोसेस को इस्तेमाल किया है। तो बेसिकली इस लेक्चर की जो पूरा फ्रेमवर्क है, इसके ऊपर रेस्ट करेगा हमारा जो हम थीसिस करेंगे, कि हमारे जनरली जो थीसिस होगा उसको हमसे सवाल इस डोमेन में उसको वे किया जाएगा। ये भी है बिल्कुल, लेकिन वो देखें मैंने जो शुरू में आपको बताया ना कि जैसे हमने कहा कि कुछ लोग क्वालिटेटिवली सोचते हैं, कुछ क्वांटिटेटिवली भी सोचते हैं ना। तो फर्ज करें आप में से किसी ने भी बात की थी शुरू में अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अब वो अगर आपको प्रॉब्लम देते हैं और आपसे कहते हैं रिसर्च करके सोल्यूशन निकालो, तो वो दे विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन एपिस्टेमोलॉजी और ओंटोलॉजी, वो कभी उनको ये वर्ड्स ही नहीं पता होंगे, तो वो तो आपसे ये पूछेंगे ही नहीं। और एक दूसरी एक्सट्रीम ये हो सकती है कि आप एक पीएचडी कर रहे हैं एक फिलोसॉफिकल टॉपिक में, वो फिर आपसे ये सब एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये रियली डिपेंड्स ऑन योर कॉन्टेक्स्ट, लेकिन अपने लिए इट इज़ गुड फॉर यू कि आप उसको ज़रूर रिसर्च फ्रेमवर्क में सिचुएट करें, ताकि अगर कोई भी बात करता है तो आप ये डेमोन्स्ट्रेट कर सकें कि आपने ये सारी चीज़ें कंसिडर की थी। थैंक यू सर। लास्ट क्वेश्चन सर। जी, अच्छा सर, मैं अगर एक फॉर एग्जांपल आई बीन प्रोजेक्ट डायरेक्टर समवेयर इन वन वन ऑफ द प्रोविंसेस जो कि थोड़ा मतलब डेवलपमेंट में पीछे था, जहाँ पे सिक्योरिटी डायनामिक्स या विच वाज प्रोन टू क्लाइमेटिक, उसके ऊपर जी। बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके क्लाइंट भी बड़े हैं, दूसरे भी लोग। should I need to take some permission, or I should I intimate them कि जी कि मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो है ना, मैं इसको बेस करके, आल्दो कि आपने जिस तरह पहले बताया था कि उसको जनरलाइज करूंगा, इट विल नॉट बी ए केस स्टडी, लेकिन मेरे ख्याल में इट इज एप्लीकेबल इन सेंट्रल एशिया या साउथ एशिया, कि उसको मैं इस तरह करके वो कर लूंगा। शुड आई बी रिक्वायरिंग एनी परमिशन फ्रॉम देम, क्योंकि डाटा तो मेरे पास मौजूद है, मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर था, मैंने उसके ऊपर अपनी भी इनपुट डालनी होती थी, काफी डाटा है और अभी भी प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है। अच्छा, इसमें बेहतर अप्रोच ये होती है कि इसके स्टेप्स ये होते हैं कि पहले आप अपनी रिसर्च करते हैं, उसकी कोई आउटकम्स निकलती हैं, फिर आप उसको पब्लिश करते हैं ना। तो अगर इस पब्लिश करने के टाइम तक पहुंचने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम या पर्टिकुलर सामने लेके आएँ। तो मैं इफ आई वाज़ इन योर प्लेस, अभी मैं उनसे कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जब तक पर्टिकुलर नाम की बात नहीं आती ना। और उस वक़्त फिर आप क्या करते हैं सर, कि आप इस चीज़ को इस तरह फ्रेम करते हैं कि ये उनके लिए एक अचीवमेंट नज़र आए या पॉज़िटिविटी नज़र आए। तो फिर आप उनको ये बताते हैं उस वक़्त कि भई मैंने आप लोगों के साथ काम किया था, बहुत अज़ीम काम था जो मैंने भी किया और आप लोग भी कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इसको पूरी दुनिया को बताया जाए। तो आप उस वक़्त जो परमिशन लेते हैं वो बड़ी आसानी से मिल जाती है, क्योंकि वो एक पॉज़िटिव चीज़ के बारे में होती है। अभी अगर आप लेने की कोशिश करेंगे तो उनके दिल में 100 सवाल होंगे और प्रॉब्ली आपको परमिशन नहीं देंगे। तो आई वुड से कि डू इट, और जब अच्छी चीज़ निकल आए फिर परमिशन ले लीजिएगा उनसे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका सर। जी। और किसी का कोई सवाल है जी? सर सर हेलो साजिद इस सर। साइड से, साजिद जी, इस साइड से। जी साजिद बोलें। सर काइंडली बड़ी क्लैरिटी के साथ वी आर लर्निंग ऑन दिस आरएम सर, रिसर्च मेथोडोलॉजी से। काइंडली मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि सर कमरान का, सर जावेद का सवाल बड़ा क्लैरिटी है कि उन्होंने फर्दर थीसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक हमारी ये लर्निंग बहुत स्ट्रॉन्ग साथ चल रही है। बट जी, जी। इफ यू गो ऑन इन द कोर्स, और जो असाइनमेंट्स का जो पार्ट है, वो क्योंकि अभी हम जो लर्न कर रहे हैं इस कोर्स में, उसका इफेक्ट साथ साथ आपने असाइनमेंट्स में हमें थोड़ा सा, चूंकि वो एक हो सकता है कोई इन मुश्किल टर्मिनोलॉजीज की जो इंग्लिश की यूज हो रही है उसके हिसाब से शायद हम वो चीज़ें डिपिक्ट ना कर सकें जो टॉपिक सेलेक्ट करें या उसके जो फर्दर स्टेप्स में जाएं। तो जी, उसकी जी। थोड़ी सी जो फर्दर जो आई थिंक जो हमारी लर्निंग होगी या जिसमें आप हमें करेक्शंस कराएंगे सर, दैट विल वेरी जी, इंपॉर्टेंट कि हमें थोड़ा सा आइडिया होता जाए कि हम अगर हमने कोई टॉपिक सेलेक्ट किया है और उसकी फर्दर ये जो आजकल की रिक्वायरमेंट है कि जब आप कोई रिसर्च करते हैं तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं स्टार्ट में डिफाइन करना। तो वो थोड़ा सा आपकी तरफ से थोड़ा सा हमें क्लैरिटी या एक डायरेक्शन जरूर चाहिए होगी इससे, ताकि हम असाइनमेंट्स की असेसमेंट तो होगी होगी, क्योंकि वो मे बी कोई बहुत अच्छे तरीके से उसको डिफाइन ना कर सकें,
और उसमें थोड़ा सा आपको कोई लैग भी करे तो उसमें थोड़ा सा आपका व्यू चाहिए कि वो फर्दर फिर आप किस तरीके से हमें फर्दर असाइनमेंट्स, क्योंकि असाइनमेंट्स बिल्ड होंगी आहिस्ता आहिस्ता इसी एक टॉपिक की बेस पे जो हम सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, इसमें ऐसा है ना साजिद के ये दिस इज अ लार्ज क्लास ना, इसमें तकरीबन 50-60 स्टूडेंट हैं। तो मैं कोशिश तो मेरी यही होगी जो असाइनमेंट्स हों वो एक मैं बहुत सिंपली अपनी रिक्वायरमेंट आपको बताऊं और इलस्ट्रेटिव तरीके से बताऊं, यानी आपको एक छोटी सी एक सफ़े की डायग्राम पे हाईलाइट करके बताऊं कि मुझे ये चीज़ भी चाहिए, ये चीज़ भी चाहिए, ये चीज़ भी चाहिए और ये उसकी एग्जांपल है जो किसी और ने बनाई है। इस तरह की मुझे सर दें। लेकिन होता ये है नॉर्मली कि सारे लोग ना इतना ज़्यादा फ़ॉलो अप नहीं करते ना। तो मैं अभी 60 लोगों के साथ इंडिविजुअली फ़ॉलो अप नहीं कर सकूँगा, जो खुद इंटरेस्ट लेगा उसके साथ ज़रूर फ़ॉलो अप करूँगा। सर आ जाए, बिल्कुल ठीक है सर। और ये आपके साथ इंशाल्लाह ग्रुप पे भी और इंडिविजुअली भी हम कोशिश करेंगे कि इन टच रहें, ताकि जो गाइडेंस आप साथ साथ देंगे हम उसी तरह अपने थीसिस के नॉलेज के लिए भी इसको ठीक है, साथ बिल्कुल ठीक बिल्डअप है। करें सर। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, थैंक यू बिल्कुल सर, ठीक। थैंक यू। सर एक चीज और क्लैरिफाई करनी थी, जो कामरान ने भी क्वेश्चन पूछा था। अगर रिसर्च में डाटा ऐसा है जो ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि इसको आप बाद में पब्लिश ना करें, ठीक है, जो आपके आउटकम्स हैं वो बेशक आप पब्लिश कर दें, लेकिन अगर उसमें ऑर्गेनाइजेशन का या किसी बिजनेस एंटिटी का डाटा है विच दे डोंट वांट टू बी पब्लिश, ये रिस्ट्रिक्शन कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने रिसर्च वर्क में? अच्छा देखिए, ये मैंने थोड़ी देर पहले जो अभी कामरान बात कर रहे थे ना, उस पे मैंने आपको बताया, ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप किसी को कहें कि मैं तुम्हें अच्छी तरह प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ कहीं पे और वो आगे कहें मत करो। इवन जो बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना, वो भी जो है जब आप उनको समरी डेटा जिसको कहते हैं ना, यानी कोई डिटेल बताए बगैर अच्छा डेटा उनके बारे में ये बताना चाह रहे होते हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो कोई मना नहीं करता। तो ये आपके फ्रेम करने पे डिपेंड करता है, लेकिन स्टिल अगर कोई बिल्कुल ही नहीं करना चाहता, ना करे, फिर आप बगैर नाम लिए पब्लिश कर दें। ठीक है सर, थैंक यू। सर मुजफ्फर दिस साइड। जी, जी, मुज़फ़्फ़र। सर अच्छा सर, ये मैं लास्ट क्वेश्चन फर्दर क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ। ये जो अभी टर्मिनोलॉजीज आपने पढ़ाई है, ये ओंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, पॉजिटिविस्ट, पैराडिग्म, इंटरप्रेटिविस्ट, ये जब हम थीसिस में हम किस जगह पे डालेंगे? रिव्यू में फिट इन करेंगे या रिसर्च मेथोडोलॉजी वाले चैप्टर में? अच्छा, ये ये जरा मुज़फ़्फ़र एक तो आपकी ना आवाज़ बहुत ज़्यादा कम आ रही है, मुझे बात समझ आ गई है। कम आ रही है तो नेक्स्ट टाइम बोलते हुए ज़रा करीब कर लीजिएगा। अच्छा देखें, ये आप पीएचडी थीसिस ना बड़ा वो एक बड़ा साइज़ में बड़ा और कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट होता है ना। तो रिसर्च पेपर में जो 5, 6, 7, 8 सफ़े का होता है, उसमें तो हम ये करते हैं कि हम शुरू में बता देते हैं कि ये रिसर्च किस टाइप की है। उसमें हम ये सारी एपिस्टेमोलॉजी ऑन्कोलॉजी से लेके और सॉरी शुरू से लेके एंड तक पाँचों जो इंटरलॉकिंग चॉइसेस होती हैं वो बोल देते हैं। लेकिन थीसिस में ये रिसर्च क्वेश्चन के वक़्त बताते हैं, यानी किसी एक फ़र्ज़ करें आपके 6 रिसर्च क्वेश्चन हैं, तो हर क्वेश्चन के लिए आप अलग से ये डिफ़ाइन करेंगे कि आपने कौन-सी मेथोडोलॉजी इख्तियार की, शुरू से लेके एपिस्टेमोलॉजी वगैरह लेके मेथोडोलॉजी तक, तो हर रिसर्च क्वेश्चन के लिए आप अलग से बताएँगे थीसिस में, और रिसर्च पेपर में एक एक सिंगल लाइन में आप बता देते हैं। हाँ, सर इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह आपके साथ राब्ते में रहूंगा। मैं फर्दर भी आपसे क्लैरिटी लेता रहूंगा इसके ऊपर। ठीक है जी, ज़रूर, ज़रूर। क्योंकि एमएस थीसिस में तो सर ये किया था कि रिसर्च क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल 4 रिसर्च क्वेश्चंस लिखे, मतलब 1 लाइनर या 2 लाइनर, और बस। ठीक है सर। और लेटेस्ट स्टेजेस के जो के ऊपर जो है ना उसको लिंक कर दिया कि जी कि ये फाइंडिंग्स जो या ये रिजल्ट जो है इस क्वेश्चन के तनाजुर में है, नेक्स्ट जो है वो इस तनाजुर में। बट डेफिनेटली आप इस तरह भी बोल रहे हैं कि पीएचडी थीसिस में अदर वे राउंड होगा, रिसर्च जी, क्वेश्चंस को ही ठीक एक्सप्लेन करना पड़ेगा इन डिटेल। सर ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक। इंशाल्लाह मैं आपसे गाइडेंस ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। करता रहूंगा। ठीक है जी। जी, जावेद आप कुछ कहना चाहते हैं? सर मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो अभी रिसर्च टॉपिक जो सिलेक्ट करना है, तो इसमें आपने उसके लिए कुछ सर्टन पैरामीटर्स भी यानी आपकी एक्सेप्टेबिलिटी के लिए जो है वो हमने उन तमाम को कंप्लाई विद करना होगा बेस्ड ऑन दी ऑन्टोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी और इन सारे बेसिस को।
पे लेके और फिर उसको हमने जस्टिफाई करके, ताकि वो आपके लिए आपकी एक्सेप्टेंस जो है उसके ऊपर हो सके। तो वो सारे स्टेप्स जो हैं वो हमें यानी वन पेजर एक पूरा सिनॉप्सिस जो है वो बना के देना होगा, कवरिंग ऑल दीज एस्पेक्ट्स सर, कि हम नहीं इसमें नहीं, मैं ये इस बारे में जो आज का टॉपिक था ना, इस बारे में आज हमने जितनी बात कर ली है, बस इसके बाद मैं मजीद ना रिसर्च टॉपिक में आपसे पूछूंगा ना कहीं और से। इसका मकसद ये था ठीक। कि आपको कहीं आगे आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा है ना, और आप कहीं पे बोल सकें कि हाँ मैंने रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ी है और इसकी ये जी सर। फिलोसॉफिकल साइड्स मुझे पता है। बस मजीद आप ये चीज़ें हमारे सामने नहीं आएंगी। जो मैं आपसे ठीक। आपको जो असाइनमेंट्स दूंगा वो बहुत स्पेसिफिक होंगी और बहुत छोटी होंगी। उसमें मेरी ठीक है रिक्वायरमेंट जी। बहुत क्रिस्प होगी और आपको क्लैरिटी से समझ आएगी। लेकिन सर मेरा ख्याल है कि शायद आपके किसी एक लेक्चर में मैं जो स्लाइड्स में से गो थ्रू हूँ, तो उसमें एक आपने शायद 20th मार्च की एक डेट दी हुई है फॉर सबमिशन ऑफ द टॉपिक अच्छा, नहीं नहीं, वो एक्चुअली ना समवेयर। नहीं सर। नहीं, एक्चुअली ये मेरी जो वीडियोस है ना, अब सर। ये ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली आपके कोर्स के लिए बनी हुई है। ये मुख्तलिफ जगहों पे अच्छा। चलती रहती हैं। तो बस इससे खाली ओके। नॉलेज हासिल करें। जो आपकी आपकी असाइनमेंट है वो आपके ग्रुप पे आ जाएगी और एग्जैक्टली आ जाएगी कि वो कैसे होगी। ओके। ओके। तो वो जो 20th मार्च वाली जो डेडलाइन है वो अभी हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होती? नहीं, कोई ऐसी डेडलाइन नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। जी राइट सर, राइट सर, बस वही कंफ्यूजन थी, क्योंकि उसमें रिसर्च टॉपिक के बारे में भी काफ़ी सारी डिटेल्स मांगी हुई हैं, तो वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आई वांटेड हाँ, टू नहीं हैव ए नहीं, वो क्लैरिफिकेशन, तो वो मैं सर आपको आपने। बड़ी स्पेसिफिक असाइनमेंट दे दूंगा इंशाल्लाह। राइट सर, राइट सर। थैंक यू सर सो ये मच सर। आप शेयर करूंगा मुजफ्फर के साइड। मैं जी सर। यूट्यूब पे ऊपर देख रहा था कि मोर देन 100 लेक्चर्स जो है ना सर, ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स वो अवेलेबल हैं। तो माशाल्लाह सर, बड़ी चीज है सर ये। ठीक ठीक सर, बहुत शुक्रिया। तो और जी किसी का कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम सर। फैसल जी नवाज, फैसल, वालेकुम आवाज़ सलाम। आ रही है आपको मेरी सर? जी जी फैसल, अच्छा सर, मैं आपसे सर ये पूछना चाह रहा हूँ कि सर ये जो सब्जेक्ट है हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये हमारा कोर सब्जेक्ट है। लेकिन सर अगर लाइक में जिस तरह मेरा गोल है कि रिसर्च की तरफ नहीं जाना सर, तो हमारे लिए सर कोई आसानी होगी या हमें भी उन्हीं की तरह जो रिसर्च की तरफ जा रहे हैं उन्हीं की तरफ मतलब मेहनत करनी पड़ेगी सर? अच्छा, जो मैंने आपको बताया ना कि असाइनमेंट्स तो बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही क्रिस्प होंगी। तो जनरल जो है वो जनरल हमारी अप्रोच आसानी वाली होगी। मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जो खुद डिटेल में जाना चाहता है मैं इंशाल्लाह उसके साथ ज़रूर डिटेल में जाऊंगा। थैंक यू सर। और कोई सवाल जी? अच्छा जी, थैंक यू एवरीबॉडी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो इंशाल्लाह मैं भी आज किसी वक्त असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा, पहली असाइनमेंट, और उसमें सारी डिटेल्स मौजूद होंगी। दूसरा, मैंने आपको शुरू में बताया कि रीडिंग्स भी हर लेक्चर की अपनी अपनी रीडिंग्स भी हैं। वो ग्रुप पे पड़ी हुई हैं, वो भी आपने देखना है कि किस लेक्चर की क्या रीडिंग है, और उन चीज़ों को आपने पढ़ते रहना है। वो फिर मिड टर्म और फाइनल इम्तिहान जो है वो वहाँ से बनेंगे। थैंक यू जी, थैंक राइट सर। थैंक यू। थैंक यू थैंक सो यू मच। वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। यू जी, अल्लाह हाफिज़। सर थैंक यू वेरी मच।